हेलो दोस्तों, मैं एम एस सर और आप सभी को फिर से एक बार एम एस सर स्टडी सेंटर में नए वीडियो के साथ हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि सभी को पता है कि हम लोगों का JCRT द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट जो चल रहा है हम लोगों का सोल्यूशन, उसका आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड सेट को लेकर आए हैं, यानी सेट 2 जो आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट का है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सेट 2 में क्या क्या क्वेश्चन है और हम लोग आंसर किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए, ये है सेट 2 और जो इंस्ट्रक्शन दिया था पहला सेट में सब सेम टू सेम है, इसलिए हम लोग इंस्ट्रक्शन को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि शक्ति का ऐसा मात्रक लिखे तथा उसे परिभाषित करें। आपको शक्ति का ऐसा मात्रक लिखना है, फिर शक्ति क्या है यानी उसका परिभाषा लिखना है। तो देखिए हम लोग आंसर लिखे हैं, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, वाट है। क्या है, वाट। और उसका परिभाषा इस प्रकार लिख देंगे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, यानी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बस हो गया आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि आवृत्ति को परिभाषित करें, इसका ऐसा मात्रक क्या है। फिर वही पूछा गया है कि आवृत्ति किसे कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक क्या है। देखिए आवृत्ति लिख देंगे हम लोग, आवृत्ति लिख के उसका हेडलाइन कर देंगे। फिर लिखेंगे कि किसी वस्तु में 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कह रहा है, कोई वस्तु है जो 1 सेकेंड में जितने बार कंपन करेगा उस कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं विस्तार रूप से। अभी हम लोग सिर्फ आंसर पर फोकस कर रहे हैं। आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या है, हर्ट्ज है। क्या है, हर्ट्ज होता है, जिसे IZ द्वारा डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। अवोगाद्रो एक क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिसने किसी भी परमाणु में उपस्थित कणों की संख्या का एक मान दिया था, अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। तो इसका क्या मान क्या होता है। देखिए अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23। याद रखिएगा, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। यहाँ आपको डिफिनेशन देना है मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो मोलर द्रव्यमान क्या है देख लेते हैं। देखिए ये है मोलर द्रव्यमान, हम लोग लिखते हैं इस प्रकार परिभाषा, किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कोई एक पदार्थ है जिसमें 1 मोल अगर द्रव्यमान होता है उसका, तो उसे कहते हैं 1 मोल द्रव्यमान। बस इतना ही आप याद रखिएगा। इसे M द्वारा डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, बड़ा M याद रखिएगा, कैपिटल M द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये लिखिएगा इसका डेफिनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, किरण किरण क्या है। किरण किरण क्या है आपको लिखना है। किरण किरण क्या होता है इस प्रकार लिख लेंगे कि एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरण को किरण किरण कहलाती है। कौन आवेशित, धन आवेशित, याद रखिएगा सिर्फ एनोड से उत्पन्न होता है। तो एनोड से जो उत्पन्न होता है धन आवेशित किरण उसे किरण किरण कहलाता है। इसे 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने खोजे थे। बस इतना याद रखिएगा, किरण किरण होता क्या है और इसका खोज किसने किया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर में आ जाते हैं कि 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखे। आपको 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इस प्रकार लिख लेंगे हम लोग। 2 संक्रामक रोगों का नाम है चेचक एवं कोरोना। कोरोना जो हम लोगों का फिलहाल हम लोग परिचित नाम है, ये संक्रामक रोग है। क्यों संक्रामक रोग है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया, वायरस, यानी जीवाणु और विषाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन A का लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति हम किसे कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इस प्रकार लिखेंगे स्वस्थ व्यक्ति। देखिए क्या लिखे हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो ना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि वो मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। यानी सिर्फ उसका शारीरिक सिर्फ स्वस्थ नहीं, उसका मानसिक और सामाजिक सभी प्रकार से वो स्वस्थ हो, तभी हम उसे स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। तो इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति का हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। अब सेक्शन B में आ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन ये है कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। पहले आपको गतिज ऊर्जा का परिभाषा लिखना है। उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करता है। तो गतिज ऊर्जा निर्भर करता है, उन कारकों का उल्लेख करना है और पहले गतिज ऊर्जा का परिभाषित करना है, यानी गतिज ऊर्जा का डिफिनेशन आपको लिखना है।
देखिए गतिज ऊर्जा इस प्रकार लिखेंगे कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई एक वस्तु जो गतिशील है उसमें जो उत्पन्न होता है ऊर्जा उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। और गतिज ऊर्जा को निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। क्या क्या कारक है? वस्तु की गति, वो वस्तु कितनी गति पे चल रहा है उस पर, और वस्तु की द्रव्यमान, वो वस्तु कितना भारी है उस पर भी निर्भर करता है गतिज ऊर्जा। तो ये दो कारक, दो फैक्टर्स है जिस पर गतिज ऊर्जा निर्भर करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। तो इसमें आपको अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करना है। तो देखिए ये है अनुदैर्घ्य तरंग। इसके बारे में हम लोग पहले लिख लेते हैं। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में समांतर कंपन, बस इतना याद रखिएगा, समांतर कंपन करते हैं। इस प्रकार के तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। फिर पढ़ते हैं अनुप्रस्थ तरंग क्या है। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, तब इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या समझे? देखिए जब कोई कंपन जो है वो इस प्रकार जाता है, लंबवत जाता है, तरंग करता है, तो इसे हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है कि इस प्रकार कोई जो है यांत्रिक तरंग संचरित होती है, इसे कहा जाता है समांतर कंपन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इस प्रकार कंपन से होते हुए जो जाता है तरंग उसे हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। तो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में सिर्फ आपको याद रखना है कि इसमें समांतर कंपन होता है और इसमें जो होता है लंबवत कंपन होता है। बस इतना याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि मोल में बदले। तो इसमें आपको मोल में बदलना है। क्या क्या दिया है? 12 ग्राम ऑक्सीजन और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 12 ग्राम का ऑक्सीजन को आपको पहले मोल में बदलना है, फिर बी नंबर में 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को आपको मोल में बदलना है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार करते हैं। हम लोग लिखेंगे ए नंबर में ऑक्सीजन का मोल द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और ये 16 होता है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो 2 को 16 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 32 होता है। तो 32 यू हो गया उसका मोल द्रव्यमान। और दिया गया द्रव्यमान जो दिया गया है ज्ञात करने के लिए कहा गया किसमें? 12 ग्राम में। ये हो गया। आप लिखिएगा क्या हम लोग को ज्ञात करना है? मोल ज्ञात करना है। तो मोल बराबर जो दिया गया द्रव्यमान है और जो मोलर द्रव्यमान निकला है, इसे बड़ा छोटा कैपिटल में हम लोग दिया गया द्रव्यमान होता है और मोलर द्रव्यमान जो होता है वो बड़े अक्षर में होता है। तो याद रखिएगा। तो ऊपर हम लोग जो दिया गया है 12 दिया गया है और जो निकला है वो कितना है? 32 है हम लोगों का ऑक्सीजन का। तो 32 को और 12 को हम लोग काटते हैं तो 4 से कटता है। तो 3 चौका 12 और 4 8 32, तो 3/8 हो जाता है मोल। 12 ग्राम में ऑक्सीजन का मोल जो होता है वो 3/8 हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर में क्या दिया गया था कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हम लोग पहले क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का मोल द्रव्यमान को निकालेंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और जो 2 ऑक्सीजन है इसलिए 16 गुना 32। अब 16 गुना 32 हो गया, 12 हो गया, जोड़ दिए तो कितना हो गया? 44 44 हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल में हुआ। अब दिया गया द्रव्यमान हो गया 22 ग्राम। अब 22 ग्राम में निकलना है तो हम लोग उसी प्रकार छोटा जो स्मॉल एम है उसको ऊपर, यानी दिया गया द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान जो है वो एम बड़े अक्षर वाला वो नीचे लिखेंगे। ऊपर लिख देंगे 22, नीचे लिख देंगे 44, काट देंगे तो हो गया 1/2, यानी ये होता है 0.5, यानी हाफ मोल हुआ 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल। तो इस प्रकार हम लोग ए नंबर और बी नंबर का आंसर कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिटेल्स में एक वीडियो दिया गया है कि हम लोग किसी भी द्रव्यमान को मोल में कैसे बदले, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। आपको 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए जल मतलब H2O का आणविक द्रव्यमान हमें पहले निकाल लेना है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, इसलिए 2 को 1 से गुना कर दीजिए तो कितना मिल गया? 2 मिल गया। और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। 16 को 1 से गुना किए तो कितना हो गया? 16। अब इस 16 और 2 को जोड़ लिए तो कितना हो गया? 18 ग्राम। अब याद रखिएगा कि ये 18 ग्राम जल है, इसमें कितने मोल में है? ये 1 मोल में है। यहाँ पूछा गया है 10 मोल में, तो 10 मोल बराबर कितना लिखेंगे? 18 और 10 से गुना कर देंगे तो 180 ग्राम, यानी 10 मोल जल का द्रव्यमान होगा 180 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि उदाहरण के साथ परिभाषित करें। 12 नंबर वाला ए और बी दिया है, एक दिया है संयोजकता और एक दिया है समभारिक यानी आइसोबार और वैलेंसी। इसके बारे में हम लोग कई वीडियो दे चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ आंसर तो देख लेते हैं। देखिए संयोजकता क्या है, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन कर चुके हैं। जैसे यह उदाहरण दे देते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु संख्या होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉन संख्या होता है 1। तो उसका बाहरी कक्ष हो चाहे आंतरिक कक्ष हो चाहे आंतरिक कक्ष हो, कोई भी कक्ष हो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, वो छोड़ देता है। इसीलिए इसके संयोजकता क्या है, 1 होता है। इसी प्रकार सभी परमाणु में ऐसा होता है। ऑक्सीजन का होता है जैसा 8 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, उसका होता है 2 और 6। इसका अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो वही होता है उसका संयोजकता। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2, यहाँ हाइड्रोजन का संयोजकता कितना हुआ, 1 हुआ। और बी नंबर में पूछा गया था समभारिक, तो वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होता है, उसे समभारिक यानी आइसोबार कहते हैं। हम लोग जानते हैं समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है और समभारिक में क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगा, तो वह समभारिक। उदाहरण ले लीजिएगा, उदाहरण इस प्रकार लिख लीजिए कि कार्बन जो है इसका नॉर्मली 6 और 12 होता है। 6 होता है परमाणु संख्या, 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, लेकिन कभी कभी इसका कार्बन का जो होता है परमाणु द्रव्यमान वो 14 हो जाता है। और हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 14। तो इसमें देखिए, इसमें परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम हो गया। इस प्रकार के कंडीशन को हम लोग समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, टीकाकरण का क्यों आवश्यक है। टीकाकरण क्यों आवश्यक है ये पूछा गया है। देखिए क्या आवश्यक है, देखिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। टीकाकरण है क्या चीज़, हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। कुछ दिन पहले आप लोग अच्छे से समझे होंगे, जब गाँव में वैक्सीन दिया जा रहा था, किसका, कोरोना का। तो उस कोरोना का क्यों दिया जा रहा था, कोरोना रोग को बढ़ाने के लिए नहीं, कोरोना से आपको बचाने के लिए। तो कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, कोरोना वायरस से हमें बचने के लिए हमारे शरीर में क्या किया जा रहा था कि उसको लड़ने की क्षमता पैदा किया जा रहा था। तो टीकाकरण इसलिए किया जाता है। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में कई रूपों में प्रवेश कराई जाती है। ये टीका हम लोग किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, दवा को खाकर, कभी कभी हम लोग दवा को खाकर, या अगर लिक्विड रहता है तो पीकर, या फिर इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण अति आवश्यक है। याद रखिएगा, ये बहुत ही आवश्यक है। अब इस सेक्शन का लास्ट यानी बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बता चुके हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या चीज़, चलिए देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन, हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, यानी वो मुक्त नाइट्रोजन है जो पादप, कुछ पादप अवशोषण यौगिक नाइट्रेट के रूप में उसे अवशोषण कर लेता है, उसको बदल देता है नाइट्रोजन को। तो बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन को अवशोषण करता है कोई ऐसा जीवाणु नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्रेट के रूप में, उस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया जो है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। राइजोबियम जीवाणु के द्वारा ये होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग आज 1 से लेकर 14 तक यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन में प्रेस कर लेना है ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास मोबाइल में पहुँच जाए नोटिफिकेशन। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में आपका बहुमूल्य राय दे, साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा, सभी को फायदा हो इसके लिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।